बेटा आज के जो टॉपिक है ना गैस लॉज। ओके, तो गैस लॉज के बारे में टॉपिक है। तो गैस लॉ में तुम लोग देखोगे एक जो फर्स्ट गैस लॉ है दैट इज द बॉयल्स लॉ। ये हो गया बॉयल्स लॉ, दैट इज द फर्स्ट गैस लॉ, दैट इज द प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप। प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप, प्रेशर और वॉल्यूम के रिलेशनशिप जब दो चीज कांस्टेंट होगा। तो हम एक बार लिखना भी शुरू करते हैं। जो बॉयल्स लॉ जो है गैस लॉज 5.5 टॉपिक, द गैस लॉज। इसमें जो है फर्स्ट गैस लॉ जो है हम लोग पढ़ेंगे, तो कौन सा है? बॉयलिस लॉ। बॉयलिस लॉ, बॉयलिस लॉ। इसका जो मेन फीचर्स में देखेंगे, पहला पॉइंट ये होता है कि इसमें टेम्परेचर एंड टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ गैस कांस्टेंट है, और जो रिलेशनशिप होती है बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच में रिलेशन बनाया जाता है। तो ये जो बॉयल्स लॉ में इसके मतलब क्या है, देखो इसमें एक स्टेटमेंट लिखा जाता है। बॉयल्स लॉ में क्या स्टेटमेंट है, देखो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस फिक्स्ड है और कांस्टेंट टेम्परेचर भी है। गैस वेरीज, किसका? एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, कौन गैस क्या कर रहे? प्रेशर ऑफ गैस वेरीज इनवर्सली विथ इट्स वॉल्यूम। ओके, तो टेम्परेचर कांस्टेंट होना है और फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस होना है, तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम। तो इस जगह पर हम लोग देखेंगे तो क्या हो रहा है, व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट फॉर ए फिक्स्ड amount of gas, pressure is inversely proportional to its volume। ओके, कोई भी केस में मान लो, जैसे मान लो प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घट गए, तो हम लोग जानते हैं इस पर्टिकुलर लॉ को बोला जाता है कौन सी लॉ? बॉयलिस लॉ। अभी में जो बच्चे को बोलेंगे उन लोग, जो बच्चे को पहले क्लियर नहीं हुआ था, क्लियर में उन लोग नो लिखे थे, कोई भी अभी अभी ज्वाइन किए हो, ये लॉ के बारे में पता चला, ये जो पॉइंट मैंने लिखा ये क्लियर हुआ बेटा? आयुष लिखो, हाँ। निखिल, निखिल बघेल, निखिल, हाँ यस, ठीक है ना। ऐसे ऐसे जो पॉइंट्स लिखेंगे, तो हमने पॉइंट्स नंबर 1 को अभी एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है बेटा। नाउ वी आर गोइंग फॉर पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 इस जगह भी लिख देता हूं, द प्रोसेस in which temperature remain constant is known as isothermal process। क्या नाम है? isothermal process। इसमें जो प्रोसेस है, प्रोसेस का नाम है आइसो। आइसो वाला फिक्स, थर्मल वाला टेम्परेचर, आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या प्रोसेस का नाम है? आइसोथर्मल प्रोसेस। प्रोसेस का नाम क्या है? आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा सेकेंड पॉइंट में प्रोसेस के बारे में बताया, आइसोथर्मल प्रोसेस। यहाँ पे एक बात होती है,
ये जो प्रोसेस में तुम लोग यहाँ पे और भी प्रोसेस का जैसे मान लो जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है उसको बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस, प्रेशर कांस्टेंट होगा, मतलब जस्ट ये बता रहा हूँ, प्रेशर मान लो कांस्टेंट है तो उसको बोलते हैं आइसोबैरिक, आइसोबैरिक प्रोसेस, और वॉल्यूम कांस्टेंट होगा उसे बोलते हैं आइसोकोरिक। तो तीन प्रोसेस जो है ना, तीन प्रोसेस है, हम लोग तीन लॉ भी पढ़ेंगे। हम लोग ओनली क्या पढ़ रहे हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस का लॉ को पढ़ रहे हैं, इसको थोड़ी देर बाद में पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। तो आई थिंक सेकेंड पॉइंट इज क्लियर, द प्रोसेस इज आइसोथर्मल प्रोसेस। सेकेंड पॉइंट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। लिख दो बेटा, जिस इसका क्लियर हुआ वही लिख दो। ओके ओके ठीक है बेटा। एक बार थोड़ा सा काम करना, इस नाम से जो हो वो उसका निक नेम लिख देना बेटा, जिस नाम से हम जानते हैं तनुज कुमार लिखा है, इस नाम से जो बच्चे एक बार, अच्छा राहुल, अच्छा ठीक है ठीक है, ओके बेटा। हेलो, नहीं किसके बारे में बताइए एक बार। नहीं वो 12, हाँ बेटा बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, तो अभी यहाँ तक तो सबके क्लियर हो गया है, ठीक है। अच्छा सेंड कर दिया, मैं अभी जस्ट चेक कर रहा हूँ, जस्ट इसका थर्ड और फोर्थ पॉइंट बता देता हूँ। बेटा ये जो थर्ड पार्ट में हम लोग को इसके बारे में पढ़ना है कि इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, इसमें हम लोग जानते हैं कि P वेरीजस 1/V प्रेशर जो है, तो P इक्वल्स टू K इंटू 1/V, K इज कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, तो क्या लिख सकते हैं, PV इक्वल्स टू K और PV इक्वल्स टू कांस्टेंट। ऐसे भी लिख सकते हैं P1 V1 इक्वल्स टू K, P2 V2 that is also K, therefore P1 V1 equals to P2 V2, कोई भी एक्सप्रेशन यू कैन राइट। इज इट क्लियर? न्यूमेरिकल में इसका जरूरत पड़ेगा, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए और लिखने के लिए तुम इसको लिख सकते हो। थर्ड पॉइंट इज क्लियर, थर्ड पॉइंट इज क्लियर, ओके थर्ड पॉइंट इज क्लियर, ओके थर्ड पॉइंट इज क्लियर, ओके। नाउ गोइंग फॉर फोर्थ पॉइंट, पॉइंट वाइज बता दे रहा हूँ, जहां पे किसकी प्रॉब्लम होगी बताओगे। और बाकी चैप्टर तो ऐसे ही पढ़ लिए थे जल्दी में इसमें, लेकिन ये चैप्टर अच्छा से पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ओके। नाउ फिफ्थ पॉइंट इज ग्राफ, ओके फिफ्थ पॉइंट इज ग्राफ। तो बेटा बीच में एक चीज और बता देता हूँ जो तुम लोग को लगता है, यहाँ पे बीच में एक चीज बता देता हूँ बेटा, ये जो मान लो गैस लॉस तुम लोग पढ़ोगे, चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, गेलुलस लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, ये सारे जो पढ़ोगे ये सब किसके लिए एप्लीकेबल होता है, आइडियल गैस के लिए होता है, रियल गैस के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। ये सारे किसके लिए, आइडियल गैस के लिए बोल रहे हैं, जो आइडियल गैस नेचर में भी नहीं होती है, और रियल गैस के लिए ये सब ग्राफ एप्लीकेबल नहीं होता, ठीक है बेटा ध्यान रखिएगा। ये सब कौन सी गैस के लिए होती है, आइडियल गैस, जो हम लोग आइडिया लगा सकते हैं, ओके, लेकिन रियलिटी में नहीं है। आइडियल गैस वो गैस होती है जो गैस चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, गैसुलस लॉ को फॉलो करते हैं। आइडियल गैस वो होती है, आइडियल गैस वो होती है जो चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ सबको फॉलो करते हैं। आइडियल सिटीजन होते हैं जो दुनिया, जो देश की सारे लॉ को फॉलो करते हैं, लेकिन
जो रियलिटी में जो सिटीजन है सारे लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ओके, जो आइडियल गैस होती है वो क्या करते हैं, ये चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, ये सबको पूरी तरीका से फॉलो करते हैं। लेकिन कोई भी ऐसा गैस नहीं मिला जो रियलिटी से प्रेजेंट हो जो सारे गैस के लॉ को फॉलो करते हैं। ओके, तो इसीलिए जितना भी रियल गैस होता है ये सारे लॉ से डेविएट होता है। ओके, सारे लॉ से डेविएट होती है। ओके, तो जो मान लो कि ये सारे जो लॉज है ये आइडियल गैस है, इसीलिए इसका जब ग्राफ होगा कोई गैस का नाम नहीं देगा। ओके बेटा, आइडियल गैस होते नहीं है तो उसका नाम तो नहीं लिख सकते ना बेटा, आइडियल गैस होती ही नहीं है। ठीक है बेटा, तो इसीलिए कोई गैस का नाम नहीं लिखेंगे। ओके बेटा, इस जगह पे कौन सा गैस के लिए है कोई भी चीज हम लोग लिखेंगे। हेलो, हाँ बोल। क्या हुआ, और किस किस का हुआ? अच्छा 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 अच्छा, ओके ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेसन। ठीक है, एसएसबी के लिए फिर जाओ। ठीक है, ओके ठीक है, एसएसबी भी जाना है। ठीक है बेटा, नहीं तो पिछले बार बहुत सारे बच्चे ने एनडीए का रिटर्न क्लियर हुआ लेकिन एसएसबी जाने के लिए गया नहीं था कोरोना के चक्कर में। ठीक है, लेकिन सभी इस बार एसएसबी देने जाओगे, जो भी बच्चे का रिटर्न क्लियर हो जाते हैं तो जाना पड़ता है एसएसबी। एसएसबी एक बहुत बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस बन जाता है। ठीक है बेटा, ओके, बाकी भी सबको बताओ। हाँ ठीक है, अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके ओके ओके। बेटा मैसेज नहीं पढ़ पाया, अभी उसको बाद में देखेंगे बेटा। ये तो बेटा कुछ दिन पहले जैसे मतलब होता ही रहता है क्लियर, जैसा अभी आईआईटी एडवांस का हुआ था, कुछ बच्चे का क्लियर हुआ था। ठीक है बेटा, उन लोग फिर वो क्या बोलते काउंसलिंग वगैरह दे दिया, फिर कुछ बच्चे का भी एनडीए का क्लियर होगा, फिर केवीपीवाई का मतलब रिजल्ट आएगा, ऐसे ऐसे चलता रहता है बेटा। ठीक है, तुम लोग भी दोगे, तुम लोग का भी क्लियर हो जाएंगे, तुम लोग ऐसे भी काफी अच्छा पढ़ते हो, ऐसा नहीं कि तुम लोग नहीं पढ़ते हो। हाँ, सबका क्लियर होगा बेटा, सभी बच्चे का क्लियर होगा। बेटा एनडीए का रिटेन क्लियर करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम्हें बता देता हूं मैं थोड़ा सा, बेटा सुनिएगा, एनडीए का रिटेन क्लियर करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज ये जो इंग्लिश, जीके एंड मैथ कोई प्रॉब्लम नहीं करता है। ओके, अभी प्रॉब्लम होता है कि जैसे एसएसबी में एक बच्चे का डिफरेंट टाइप का क्वालिटी को चेक करते हैं, डिफरेंट टाइप का इंटरव्यू क्वालिटी, बिकॉज यू विल बिकम डिफेंस ऑफिसर, तो तुम्हारे अंदर बहुत सारे क्वालिटी होना चाहिए। ओके, तो देखो ये जो डिफरेंट टाइप का क्वालिटी हम क्यों बोलते हैं, ये डिफरेंट टाइप का, जैसे दौड़ना एक क्वालिटी होती है एनर्जी वाला, बेटा गर्ल्स के लिए भी हम बता रहे हैं बेटा। देखना बाद में ग्राउंड ड्यूटी के लिए भी तो एनडीए का कर देगा कुछ जरूर ग्राउंड ड्यूटी, तो बायोलॉजी वाले भी जा पाएंगे, मैथ वाले भी जा पाएंगे। अभी गर्ल्स के लिए तो बेटा सभी एग्जाम्स के लिए हो रहा है, परमानेंट जॉब मिल रहे हैं। ठीक है बेटा, तो बात ये चल रहा है कि एसएसबी जो है इसमें तुम्हारा फिजिकल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी, उसके बाद बहुत सारे उसमें ड्रिल्स कराते हैं, 7-8 दिन चलते हैं, उसमें दिखाया जाता है कोई कोई बच्चे क्लियर कर लेते, कोई कोई बच्चे क्लियर नहीं कर पाते। अभी एसएसबी क्लियर करके अभी डिफेंस में जो ऑफिसर है वो भी हमारा स्टूडेंट का मैं काउंट करूंगा, करीब 25 से भी ज्यादा बच्चे जो अभी हमारा स्टूडेंट में जो डिफेंस में ऑफिसर है, कोई बन गया स्क्वाड्रन लीडर बन गया। बीच बीच में देखोगे तुम लोग के बात बता दे रहा हूँ, एक कुछ दिन पहले वो समृद्धि और श्वेता फोन कर रही थी, उस दिन एक लड़की फोन कर रही थी, वो शायद फ्लाई लेफ्टिनेंट है। तो ये बहुत सारे जो है स्टूडेंट अभी एयरफोर्स में, आर्मी में, ये सब है। ठीक है बेटा, तो पढ़ाते पढ़ाते ये भी चीज बता दिया तुम लोग के थोड़ा सा अच्छे के लिए, अच्छा भी लगते। कोरोना के टाइम में जो भी बच्चे एनडीए क्लियर किया अच्छा है, उन लोग भी एसएसबी देने जाएगा, तुम लोग भी जाओगे। अच्छे से पढ़ाई करो, कभी डिमोरलाइज मत होना, और कभी लाइफ में ये मत सोचना कि कोई तुमको कोई चीज में पास करवा देगा। टीचर का रोल मैं बता रहा हूँ, टीचर का रोल, कोचिंग इंस्टीट्यूट का रोल कितना होता है, 5 to 10% होता है।
टीचर का और कोचिंग इंस्टीट्यूट का रोल 10% होता है। मान लो तुम बोलोगे भाई 80% होता है, तो क्या होगा, कोचिंग इंस्टीट्यूट में क्या हो जाएंगे, मान लो 12,000 बच्चे हैं तो 12,000 बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं होते। टीचर का रोल हार्डली 7 to 10% होता है, बाकी सारे बच्चे के ऊपर होते हैं। और तुम लोग ध्यान रखोगे, ये जो दो वर्ड होता है, एक होता है कोच, एक होता है टीच। ये कोचिंग है। ये जो है ना, बहुत सारे के अंदर एक मतलब कंफ्यूजन आते हैं। ये जो कोचिंग है, कोचिंग और एक टीचिंग ये कोचिंग, कोचिंग क्या होता है, जैसे मान लो कि हमने कोई बैट्समैन का नाम बताते हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर, जो भी कोई मान लो कोई भी है, इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, कपिल देव, जो भी कोई बात कर रहे हैं, ठीक है बेटा। हम लोग का टाइम में तो कपिल देव का बहुत ये था, ठीक है ना। वो जो है ना, उसको जो बिगिनिंग में सिखाते हैं हाथ से, वो सब टीचर होते हैं। बाद में उसके लिए कोच आता है। कोच तो बाद में आ जाएंगे, जब मतलब टीचर का रोल कंप्लीट हुआ तब तो कोच करने के लिए आएगा। जब टीच ही नहीं हुआ, पूरा तेरे को मालूम ही नहीं पड़ा जैसे नॉर्मल चीजें, तो कोच क्या करेंगे। तो जो बोलते हैं ना कोचिंग, कोचिंग का, कोचिंग एंड टीचिंग दोनों में बहुत फर्क है बेटा। कोचिंग में क्या होता है कि बना हुआ बच्चे जाते हैं, एकदम बना हुआ बच्चे जाएगा, उसको ही देखोगे आगे आगे बढ़ाएगा। क्यों, वो जैसे मतलब उसने तो एंट्रेंस एग्जाम में 100% मान लो नंबर लेके, तो उसका 100% फ्री हो जाएगा, बोलता है ना। दैट मीन्स वहां पे जो मेन होके आए हैं, तो उसी के तरफ ही चलेगा। क्लियर बेटा। तो इसीलिए तुम लोग को बता देता हूँ, तुम आज आराम से पढ़ो, अच्छा से पढ़ो। बहुत सारे एग्जाम्स है जहाँ पे तुम्हें क्लैरिटी मिल जाएंगे। लेकिन हम लोग को एक चीज ऑलवेज होता है, कोच और टीच में डिफरेंस होते हैं। मेरे जो स्कूल टीचर हुए हैं, एक तो स्कूल टीचर बोलते हैं, कोचिंग का टीचर नहीं बोलते हैं। ओके, फैकल्टीज बोलते हैं, बहुत सारे अलग अलग नाम बोलते हैं, ठीक है बेटा, लेक्चरर्स बोलते हैं, जो भी है। टीचर जो है तुमको स्कूल में टीच करते हैं प्रॉपर वे में, एग्जैक्ट वे में, ठीक है बेटा, और एकदम बेसिक से बताया जाता है। ओके। और जब तुमने मतलब उस लेवल को क्रॉस कर दिया, देन इधर पे काम आ जाते हैं। इसीलिए जो जो बच्चे देखो 11-12 क्लास का करीब 80% to 70% कंप्लीट कर चुके हैं, उसके बाद उस फील्ड में जा रहे हैं, तो उन लोग का सक्सेस जल्दी जल्दी हो जाता है। ये भी देखोगे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में, जैसे 12,000 13,000 बच्चे होते हैं, उसमें से क्या होता है, 1000 बच्चे तो सिलेक्ट होगी, 500 बच्चे सिलेक्ट होते हैं। ओके, दिस इज द केस है बेटा। तो और बात नहीं करते हैं। और दूसरी बात भी बता रहा हूँ बेटा, स्टेप स्टेप तुम लोग ध्यान रखना। जैसे मतलब 10 स्टैंडर्ड है तो एनटीएससी, और बच्चे के तुम्हारे जूनियर को समझाओगे एनटीएससी, उससे पहले एनएसटीएससी की बात होती है। जैसे ही तुमने इस लेवल को क्रॉस करोगे, केवीपीवाई, फिर एनडीए, ये बात आ जाएगी। ओके। जैसे ये लेवल क्रॉस होके जो मान लो कि 12 के तरफ तुम पहुंचोगे, तब तुम्हारा जेई मेंस आएगा, एडवांस की आ जाएंगे, मेडिकल का एग्जाम्स आ जाएंगे। ये लेवल में भी मान लो कि कोई केस में कोई भी बच्चा सक्सेस नहीं हो पाता है, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। देखो उसके बाद आईएएस का है, पीसीएस का है, बैंक का है, बहुत सारी चीजें। तो ऑलवेज दिमाग में रखोगे, एक के बाद एक आता है। फिर दूसरा एक चीज होती है तुम्हारा, जैसे बीएससी कर लिया, एमएससी कर लिया, पीएचडी कर लिया, ओके, फिर प्रोफेसर बन गया, बहुत सारे चीजें होते हैं इसके बाद भी एकेडमिक्स में। तो ये चीज तुम लोग को बता रहा हूँ, अच्छे से पढ़िएगा तो हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट अभी